एक मिनट है, आ जाओ। ठंडा बिस्तर है। सारी लड़कियां यही से तैयारी कर रही है। जी एस साहब होस्ट बनाइएगा प्लीज। तो ठक बना दिए हैं, पता है अभी सर डांटेंगे। बना दिया सर। ओके जी ओके।
ये ऊपर लगाया, ये ऊपर लगाया हुआ। अच्छा, तो ट्रांजैक्शन की पहले तो डेफिनेशन आप समझ लेंगे। इनडिविजिबल यूनिट ऑफ वर्क, जब आप डेटाबेस के साथ कोई वैल्यू कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना, तो उसमें वो काम की उतनी मिकदार जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता उसे ट्रांजैक्शन कहा जाता है, इंडिविजिबल यूनिट ऑफ वर्क। एग्जांपल इसकी क्या है? ए ट्रांसफर ऑफ 1000 फ्रॉम योर चेकिंग अकाउंट टू योर सेविंग अकाउंट वुड कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स, डेबिटिंग योर चेकिंग अकाउंट by 1000 and crediting your saving account by 10,000। ये एक मिसाल है कि अगर आप एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में 1000 रुपया जमा करना चाहते हैं तो इसके ऊपर 2 ऑपरेशन परफॉर्म होंगे डेटाबेस के अंदर। एक ऑपरेशन होगा कि आपका जो डेबिट अकाउंट है उसमें से 1000 ने माइनस होना है, और एक दूसरा जो टेबल है आपका, उस टेबल के अंदर जाके 1000 ने जमा होना है। यानी डेटाबेस के एतबार से यहाँ पर 2 ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, ठीक है। तो डेटाबेस इसको किस तरह से हैंडल करता है? डेटाबेस इसको शेड्यूल की सूरत में, एक ट्रांजैक्शन की सूरत में हैंडल करता है। यानी अगर होंगे तो दोनों होंगे, वरना नहीं होंगे। और ये है भी जरूरी कि अगर एक तरफ से माइनस हो जाए दूसरी तरफ प्लस ना हो तो तब भी प्रॉब्लम है, ठीक है, इनकंसिस्टेंसी डेवलप होगी। और अगर एक तरफ जमा हो जाए दूसरी तरफ माइनस ना हो तो तब भी इनकंसिस्टेंसी डेवलप होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे ट्रांजैक्शन हम इसलिए कहेंगे कि इन दोनों कामों को मिला के करना ही एक यूनिट ऑफ वर्क बनता है, ठीक है। ऑल्दो कि ये 2 ऑपरेशन है, 2 जगह पे इंसर्ट की क्वेरी चलेगी, ये एक टेबल में चलेगी और दूसरे टेबल में भी इंसर्ट की क्वेरी चलेगी। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसको क्या करता है कि दोनों क्वेरीज को एक शेड्यूल के अंदर बंद करके, शेड्यूल टेक्निकल टर्म है डेटाबेस की, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट एक कॉन्सेप्चुअल टर्म है। तो बेसिकली किस तरह किया जाता है कि इनको एक शेड्यूल बनाया जाता है, उसके अंदर दोनों क्वेरीज को रखा जाता है और फिर इनको एग्जीक्यूट किया जाता है, और ये उसी सूरत में सक्सेसफुल होती है जब दोनों क्वेरीज जो हैं वो रन होती हैं। जी, इस बात की समझ आ गई जी सबको? ये तो हो गया ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट और शेड्यूल का कॉन्सेप्ट। अब ये ट्रांजैक्शन जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अप्लाई होती है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट नेटवर्क्स में भी अप्लाई होती है, और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इसी तरह आपके DBMS में भी अप्लाई होती है। ट्रांजैक्शन करने के हमारे पास जो तरीके हैं, वो पहला तरीका है सीरियलाइजेबिलिटी, के एक तरतीब के साथ ये होंगे, लेकिन एग्जीक्यूटिंग ट्रांजैक्शन सीरियली इन डिफरेंट ऑर्डर मे प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट्स बट ऑल प्रिज्यूम टू बी एक्सेप्टेबल। यानी आपका एक ऑर्डर के तहत जो है वो आप इन ऑपरेशंस को, अब आप ज़हन में रखिएगा, एक ट्रांजैक्शन में पैक्ड ऑपरेशंस को आप एक तरतीब के साथ जो है वो करना चाहते हैं, तो फिर ये सीरियलाइजेबिलिटी कहलाती है। एक मैकेनिज्म इसके अंदर ये देखें, ये लफ्ज भी आ गया, सीरियलाइजेबल शेड्यूल। डाटा स्ट्रक्चर के अंदर या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम शेड्यूल का टॉपिक जो है वो देखेंगे। क्या आपको आवाज आ रही है मेरी ना? ये आवाजें तुम्हारी बीच में जा रही है, आवाज कम करो। सॉरी जी, जो देखो लो माइक यहाँ से कैच कर रहा है। ओके जी, आपको समझ तो आ गई थी जी, लेकिन हाँ हाँ उन्होंने 10 तो मैं कर लेना। ओके जी, टाइम असल में हो गया जी खत्म, 10:30 बजे तक मुझे अलाउ है इस रूम में रहना। तो अब बेटा वापस आ गया है, ठीक है जी, और उसने जाहिर है अपना वो जो है ना वो गेम प्ले करना है, तो इस वजह से, ठीक है जी। बहरहाल नेक्स्ट चलें जी, लॉग बेस्ड एक तरीका ये है जी। दूसरा तरीका ये है कि आप लॉग बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल को देखें। इसमें 2 चीजें हैं जी समझने वाली। एक है कंकरेंसी कंट्रोल, कंकरेंसी को समझें जी, ये भी मल्टीपल कॉन्सेप्ट है जी। डेटाबेस में भी यूज होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज होगा, प्रोग्रामिंग में भी यूज होता है, और नेटवर्क्स में भी यूज होता है। साइमल्टेनियसली परफॉर्मिंग एक्सेसिंग सेम रिसोर्सेज, ओके, साइमल्टेनियसली एक्सेसिंग सेम रिसोर्सेज। यानी कोई एक रिसोर्स है, वो चाहे है एक ऑपरेशन, एक रिसोर्स है चाहे है वो एक टेबल, जब साइमल्टेनियसली उसको एक्सेस करने की कोशिश की जाती है तो उसे वहां से कंकरेंसी जनरेट होती है,
और कंकरेंसी को हर डीबीएमएस, हर ऑपरेटिंग सिस्टम, हर नेटवर्क प्रोटोकॉल जो है वो हैंडल करती है। डीबीएमएस इसको कंट्रोल करता है जी लॉकिंग के जरिए जी, ठीक है जी। एसिड प्रॉपर्टीज, ये 4 प्रॉपर्टीज होती हैं जी। एक एटॉमिसिटी होती है, इसी तरह CID मैं भूल गया हूँ, लेकिन ये प्रॉपर्टीज होती हैं कंकरेंसी के हवाले से, ठीक है। आगे कहीं आएगा तो ये ज़हन में आ जाएगा जी। एटॉमिसिटी का मतलब है इतना इंडिविजिबल करना कि एक इसको हम मजीद डिवाइड ना कर सकें, जैसे ट्रांजैक्शन होती है। एटॉमिसिटी का मतलब ये होता है जी, ठीक है जी। तो लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या होती है कि आप कुछ चीजों को लॉक कर लें, ठीक है, कुछ चीजों को लॉक कर लें जब तक आप उसे मुकम्मल नहीं कर लेते। तो ये वाला जो मैकेनिज्म है ये लॉकिंग प्रोटोकॉल कहलाता है। डेडलॉक को आप सारे अच्छे तरीके से जानते हैं। डेडलॉक की सिचुएशन यहाँ पर भी मौजूद हो सकती है जी, ठीक है। जैसे मैं एक मिसाल देता होता हूँ अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए जी, कि आप ATM पे पैसे लेने चले गए, उधर से आप एक बंदे को बैंक अकाउंट में भेज दें चेक दे के, और वो एट द सेम टाइम चेक भी प्रेजेंट कर दे, और इधर से आप ATM भी, बहुत स्वीट टाइमिंग आप मिला लें, बिल्कुल स्वीट टाइमिंग आप मिला लें कि जी एट द सेम टाइम हमने दोनों चीजों को कैश करवाने की कोशिश करनी है, लेकिन वो सिस्टम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर लॉकिंग प्रोटोकॉल लग जाती है। जैसे ही एक तरफ से ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी तो वो आपकी दूसरी तरफ से ट्रांजैक्शन को जो है वो बंद कर देगा जी। समझ आ रही है जी? तो इस तरह लॉकिंग प्रोटोकॉल के जरिए हम इसको हैंडल करते हैं, और डेड लॉक्स को भी इसके जरिए हैंडल किया जाता है जी। एक तरीका ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का चेक पॉइंट भी है। सॉरी, चेक पॉइंट हमारे पास डेटाबेस में क्या होते हैं, जो लॉग फाइल बनती है। लॉग फाइल क्या होती है जी, डेटाबेस में होने वाले तमाम ऑपरेशंस को DBMS एक फाइल में लिखता चला जाता है। फलां यूजर इतने बजे लॉग इन हुआ, उसने कस्टमर के टेबल पे ये क्वेरी लगाई, ठीक है जी, यहाँ से इतने रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिलीट किए गए, यहाँ पर इतने रिकॉर्ड। हर डेटाबेस जो है वो बैकअप के लिए, रिकवरी के लिए, मेंटेनेंस के लिए, डेटाबेस के ऑडिट के लिए कितने ही फंक्शन हैं जिनके लिए लॉग फाइल जो हैं वो DBMS अपने तौर पे जनरेट कर रहा होता है। इन केस ऑफ एनी एरर, इन केस ऑफ एनी रिट्रीवल, सारी लॉग फाइल जो है, आजकल जैसे बैंक्स में से ट्रांजैक्शन हो जाती हैं तो बैंक के साथ आप एक केस फाइल करते हैं, तो बैंक जो है वो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए अपनी लॉग फाइल्स को देखता है, और वहां से उसे सारी जो है ना वो ट्रांजैक्शन ट्रैक हो जाती है, और फिर वो देखता है जी इसमें हमारा कसूर है या कस्टमर का कसूर है। अगर उनका कसूर हो तो वो फिर वो पैसे वापस भी कर देता है जी, ठीक है। इसी तरह चेक पॉइंट के साथ ही आपके पास कंकरेंसी भी है जी। ये सिंपल टॉपिक्स हैं जी, और ये एंड है इसका, ठीक है जी। अब मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें मैं इसको सेव कर दूंगी फाइल को, ये फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जी, ठीक है जी। और डेटाबेस के हवाले से हमारी डिस्कशन जो है वो कंप्लीट है जी। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के ऊपर जो है ना वो लेसन होगा। एक ही लेसन में हमने प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। जो टॉपिक्स मैं उसमें बताऊंगा जी, वो हम वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स, इनपुट और आउटपुट, सिलेक्शन स्ट्रक्चर, लूपिंग स्ट्रक्चर, एरेज और फंक्शंस जो हैं इनको हम डिस्कस करेंगे जी, ठीक है। ये हमारे पास होगा कल के सेशन में। और उसके बाद हाँ जी, ये क्वेश्चन कमरुल लैल, और ये क्वेश्चन जो है ना जी असद साहब को चाहिए कि इसका जवाब दें जी। असद साहब ये पूरा हो गया है जी, ठीक है। इस वीकेंड पे आप इनका जो है ना वो क्विज प्लान करें। आज 2 दिन हमारे पास हैं, अब आगे दोनों में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि आपके पास अच्छा चांस होगा कि आप प्रोग्रामिंग को मिलाकर इनके 2 क्विज जो हैं वो आप ले सकेंगे जी, ठीक है जी। ओके जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है जी तो वो बता दे। ठीक हो गया जी, अदरवाइज फिर हम इसको एंड करते हैं। मैं आपकी आसानी के लिए आपको अलाउ कर देता हूँ जी अनम्यूट करना। 5 से 10 मिनट का सेशन हम जी, सिर्फ 5 मिनट का जी।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जो हमने 3 आर्किटेक्चर पढ़ा था, स्कीमा पढ़ा था डेटाबेस का, उसमें इंटरनल और फिजिकल ये एक ही चीज है? हाँ, इंटरनल और फिजिकल नाम से तो एक ही लगता है। मैंने फिजिकल स्कीमे का पता चल नहीं गया। आप फिजिकल स्कीमा जी, तो वो थोड़ा तो बहुत, हार्ड डिस्क वो पे तो स्टोर हो रहा है डाटा। डेटाबेस तो हाँ जी स्कीमाज। ओके, ये हम देख लेते हैं जी। डेटाबेस स्कीमा। तो आप देखें जी, डेटाबेस का स्कीमा हमारे पास क्या है। शुक्र है कि अच्छा ट्यूटोरियल ही मिल गया। ठीक है ना। डेटाबेस स्कीमा ये है जी, एक व्यू है, एक लॉजिकल है और एक फिजिकल है। लो जी, ये तो डिस्कस हो गया जी। व्यू पता क्या है? जो एक्सटर्नल यूजर को नजर आता है। ठीक है। एक्सटर्नल यूजर को स्टूडेंट, उनका नाम, पता, फील्ड्स, एट्रीब्यूट्स नजर आते हैं। उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो टेबल्स की सूरत में प्राइमरी कीज यानी लॉजिकल स्कीमा वो है सारे का सारा। फिजिकल स्कीमा अभी हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर आपका डाटा जो है वो आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर इंडेक्सेस की मदद से, ये देखें लिखा हुआ है, इंडेक्सेस की मदद से, फाइल्स की मदद से, हैशिंग के फंक्शंस की मदद से जाके स्टोर हो रहा होता है। ठीक है। ये डायग्राम समझ में आ रही है आपकी? लॉजिकल स्कीमा आपका पूरा डेटाबेस का डिजाइन है, जिसमें क्वेरीज भी हैं, टेबल्स भी हैं, रिलेशनशिप भी हैं और वो सारी चीजें हैं। सर व्यू को आप कंफ्यूजन ये हो जाती है, वर्चुअल जो आपने नोट शेयर करते हैं ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, उसमें ना लॉजिकल और कंसेप्चुअल उनके बीच में ऑब्लिक है, फिर फिजिकल और इंटरनल उसके बीच जो में क्लिक है, ऑब्लिक इसलिए होता है ये ना एक ही बेटा, चीज है। याद रखिएगा, जो ऑब्लिक होता है ना, इसका मतलब किसी जगह पे एंड होता है, किसी जगह पे और होता है। ठीक है। ये अपना एक रूल बना ले। ठीक है। इंटरनल ऑब्लिक कॉन्सेप्चुअल लिखा हो तो इसका मतलब है कि ये एक ही है। सर ये जो तस्वीर नजर आ रही है, इसको 3 लेवल स्कीमा कह सकते हैं सर? किसको जी? ये जो सामने वाली आपने यही सर, जिसमें व्यूज हैं, डेटाबेस, स्टूडेंट ये 1 और ये एक्सटर्नल होगा ना, एक्सटर्नल भी होता है ना। एक्सटर्नल क्या नाम दिए हैं जी इसने? सर। एक फिजिकल, एक लॉजिकल। बेसिकली तो ये दो है ना, तो ये आपके पास एक्सटर्नल भी हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे और दोबारा लिख लेते हैं सर जी, एब्स्ट्रैक्शन डेटाबेस स्कीमा स्कीमा। और स्कीमा में क्या डिफरेंस है? ये इमेजेस आ गए जी, डेटाबेस। अच्छा, ये दूसरी तरफ चला गया, ये ट्यूटोरियल पॉइंट की डेफिनेशन आ गई। और ये भी वही है, 3 लेयर ही है। ये देखें, ये फिजिकल है, यहाँ पे सारा लॉजिकल है, और ये सारा जो है ये आपके पास कॉन्सेप्चुअल है। ये आ गया जी, ये आपके पास व्यूज हैं। एक आपके पास ये वाला है, लॉजिकल स्कीमा है, और ये आपका जो है ये फिजिकल स्कीमा है। आप किसकी बात कर रहे हैं? एब्स्ट्रैक्शन की? एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्शन और 3 लेवल डेटाबेस स्कीमा। ये मेरा ख्याल है मुख्तलिफ नाम होंगे। व्हाट बाय वे टू एब्स्ट्रैक्ट डेटाबेस स्कीमा क्रिएशन जो है, व्हाट इज स्कीमा एब्स्ट्रैक्शन। मेरे ख्याल में तो ये होगा टेबल्स वगैरह होंगे। स्कीमा एब्स्ट्रैक्शन थ्योरीज assume that some information is abstracted during learning। नहीं, ये उसके हवाले से नहीं है, ये तो कुछ और है। जो 3 टायर स्कीमा है ना, वो यही है, लॉजिकल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा, और उसका जिसको हम एक्सटर्नल कह रहे थे ना जी, वो व्यू स्कीमा है। ठीक है। असल में तो यही ठीक। 3 है। ठीक है ना जी सर। जी सर। जी। राफिया, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें अगर आप समझती हैं एब्स्ट्रैक्ट स्कीमा को। नहीं हो जाए कर लीजिए। हाँ, ठीक है जी। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो आप नोट्स पढ़ा रहे हैं, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, इन्हीं को ही प्रिपेयर करें, दैट्स इनफ, या सर जैसे और बुक से भी इनकी एमसीक्यू, जैसे ओएस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, उनकी एमसीक्यूज
मौजूद दो तो ये तो सिर्फ डेटाबेस की, ये सिर्फ डेटाबेस की हैं और ये भी पूरी बुक में से इतने पेज बनाए गए हैं, ठीक है ना। घर से प्रिपेयर ना करें सर। नहीं, ये देखो देखो ना, बुक में दो तरह की चीजें, बुक में ना पूरी डिटेल और एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स होती हैं, ठीक है। जी सर। शॉर्ट का मतलब क्या है कि चीजें सारी वही होती हैं, सिर्फ उसमें से डिटेल निकाल दी जाती है, डिटेल में बोल के बता रहा हूँ, ये है। बाकी जो चीजें इसमें नहीं है वो मैंने सारी बताई हैं आपको। मैंने कहा है कि आपने ऑपरेटर्स की लिस्ट भी अपने पास बनानी है और कोशिश करनी है कि 3 से 4 पेज में आप इसको कन्वर्ट करें, अपने खुद से नोट्स बनाएं। सबसे बेहतरीन अप्रोच ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप पढ़ें, गूगल से पढ़ें, इन हैंडआउट से पढ़ें, किसी भी बुक से पढ़ें, आपके पास अपना कुछ ना कुछ मटेरियल होना चाहिए जिसको आपने आखिरी दिनों में पढ़ना है। ठीक सर। जी, ये तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से बनाने का मकसद पता क्या है कि वो फ्री पड़े हुए हैं नेट पे, और वो नोट्स जो हैं वो किसी ना किसी बहुत कमाल की बुक से उन्होंने बनाए हुए हैं जिनको मैं जानता हूं। तो एक बुक पे पहले ही किसी बंदे ने मेहनत करके उसमें से उसका जो है ना वो बहुत ही अच्छा निकाल लिया, उसको हमने थोड़ा सा और शॉर्ट कर लिया हुआ बस, ठीक है ना। वरना तो बुक डाउनलोड करना, बुक में से निकालना वो ज्यादा टफी टास्क है। यानी एक समराइज चीज पहले मौजूद थी और ओपन थी, फ्री थी, उसको मजीद हमने समराइज कर दिया। सर सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस कौन सा होता है? सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस कल मैंने शायद बताया था। असल में होता है दो चीजें, ये देखो, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, ये डाटा है ना, और इसको आप डेटाबेस कह लो। आपको यहाँ पे कोई टॉपिक नहीं नजर आया इसमें, ठीक है। असल में ये डाटा होता है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, और यहाँ पर आप समझ लो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का लफ्ज, ठीक है। इससे तो आपके ज़हन में कॉन्सेप्ट चला गया सारा ही कि स्ट्रक्चर से मुराद है कि कोई ना कोई किसी ना किसी जाब्ते में उसे स्ट्रक्चर किया गया है, उसे फॉर्मेट किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस जो है ये स्ट्रक्चर डेटाबेस है, क्योंकि इसके अंदर डाटा को हम टेबल्स की सूरत में लिखते हैं। ये देखिए टैबुलर फॉर्मेट में आपने बना दिया, रिलेशन बना दिया। एक्सेल में भी जो डाटा पड़ा हुआ है ये भी स्ट्रक्चर्ड है, और एक डाटा एक टेक्स्ट फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो जो है ना वो जाहिर है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, वो किसी भी तरतीब के साथ वहां पर मौजूद नहीं है। नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस सिंपली मीन इट्स डाटा सेट large files that are not stored in structured data format। वही बात आ गई, अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस मौजूद थी जिन्हें फ्लैट फाइल डेटाबेसेस कहा जाता था, और आज फिर इनका जमाना आ गया। जो जैसन की डेटाबेस बनती है ना, जैसन फाइल जो बनती है आजकल यानी अगर आप फायर बेस पे डाटा सेव करें ना जाके गूगल के क्लाउड पे, फायर बेस डेटाबेस आ गई है। तो कल भी किसी ने पूछा था कि जी नो एसक्यूएल डेटाबेस कौन सी होती है, तो ऐसी डेटाबेस जिसमें डाटा तो स्टोर है लेकिन हम उसके ऊपर कोई एसक्यूएल ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करते, ना वो एसक्यूएल ऑपरेशन के तहत रखा गया है, ना वो एसक्यूएल ऑपरेशन के तहत उठाया जाता है। तो आजकल जो जैसन फाइल्स बन रही हैं और वो डेटाबेस के तौर पे स्टोर हो रही हैं, सीएसवी फाइल्स के तौर पे डाटा जो है वो सर्वर्स पे स्टोर हो रहा है, क्योंकि अब मैकेनिज्म आ गया है ना उनको रिट्रीव करने का। इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी आ गई है कि आप उसको सीएसवी फाइल देते हो, ठीक है, और वो उसी वक्त टेबल बना के आपको दे देती है। तो आपको क्या जरूरत है टेबल में डाटा सेव करने की, ठीक है। सर ये वेब पेजेस पे पड़ा जो डाटा है इसको अनस्ट्रक्चर्ड कह सकते हैं सर? ये तो है ही अनस्ट्रक्चर्ड ना, ये तो टेक्स्ट है, डाटा है ही, टेक्स्ट है ये, ठीक है सर। टेक्स्ट फाइल है ना ये। तो डीनॉर्मलाइजेशन क्यों की जाती है? चले जी गूगल बाबा से पूछते हैं जी वाई डीनॉर्मलाइजेशन। ये यूज होती है जी आमतौर पे डाटा वेयर हाउसिंग के अंदर, ठीक है।
डीनॉर्मलाइजेशन स्ट्रेटेजी है जिसमें हमने पहले जिसको प्री नॉर्मलाइज किया था उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर रिडंडेंट डाटा डाल के उसकी जो रिट्रीवल है उसको बेहतर कर लें और उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर कर लें, तो फिर हम इसे डीनॉर्मलाइजेशन कहते हैं। डाटा वेयर हाउसिंग जो है ना, ये पता क्या है, डाटा वेयर हाउस है कि डाटा बेस को तोड़ के डाटा को और बड़े बड़े चंक्स में जाके स्टोर करना। तो डाटा वेयर हाउस प्रोसेस के अंदर सबसे पहली जो चीज पढ़ाई जाती है वो डीनॉर्मलाइजेशन पढ़ाई जाती है। ठीक है जी। सर एक क्लोजर मेथड है जिसके जो नॉर्मलाइजेशन में अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन सर। क्लोजर सर मैंने कभी सुना नहीं है, या तो किसी और नाम से सुना होगा। क्लोजर मेथड इन डीबीएमएस। हाँ जी, तो ये मेथड इन डीबीएमएस। अच्छा, क्लोजर बेसिकली तो एक मैथ का टॉपिक है क्लोजर ना। जी सर। ये मैं बताता हूँ आपको क्लोजर। क्लोजर मैं सेट के ऊपर लगता है, सेट क्लोजर इज सेट ऑपरेशन है बेसिकली ना ये। Closure of each of the above set A। अब A का अगर हम क्लोजर लेना तो इसका क्लोजर बनता है A फिर A फिर A फिर A, यानी इसको आप रेप्लिकेट करते जाए ना तो इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं आमतौर पे। यानी अगर आपके पास एक सेट है A, B, तो इसका अगर हम क्लोजर लें तो इसको प्लस के साथ हम जाहिर करते हैं, तो इसका मतलब होता है A अकेला, B अकेला, A B A B B, इस तरह करके हम ना इसके जो वर्ड्स बनाते हैं ना, इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में मैंने पढ़ा था। लेकिन ये लगता है क्योंकि सेट थ्योरी पे ही बेस करती है आपकी सारी की सारी। ये देखिए यहाँ पे ये लगाया हुआ है। A closure is a set of functional dependencies। ये functional dependencies हैं। लो जी, इसे कहते हैं closure। Set of functional dependencies called the closure। ठीक है जी। ठीक है सर। एक टेबल है उसमें A B C D 4 फील्ड हैं, ठीक है, और उनकी डिपेंडेंसी कुछ इस तरह से है कि जो B है ना ये A पे डिपेंड करता है, C जो है ये B पे डिपेंड करता है, D जो है वो C पे डिपेंड करता है। अब आपकी एक टेबल में पाई जाने वाली सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को जब आप एक सेट की सूरत में लिखेंगे तो उसे कहते हैं क्लोजर इज अ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज of all possible functional dependencies derived from a set of functional dependencies। ठीक है, ये तो सर हम क्या, अब आपके पास ये है तो इसका a set of all functional dependencies and possible functional dependencies। ये देखो ना, A से B, B से C, C से D, ओके। तो अब हम इसको लिख सकते हैं A के ऊपर भी है, किस रूल के तहत, A B पे है तो A जो है वो C पे भी है। इसको आप सारा एक्सप्लेन करो ना। A जो है इसका मतलब है D के ऊपर भी है, ठीक है।
तो इस तरह जितने भी उसके डिपेंडेंसीज की जो पॉसिबिलिटीज बनेगी ना, उन तमाम का जो एक सेट है वो क्लोजर ऑफ कहलाता है। ये क्लोजर ऑफ ए सेट फंक्शन। सर ऑटोमेट्रो में भी तो क्लोजर ये वाला वही वाला ही है, अगर concept गौर है, से clean देखें ना तो ये वही वाला है। क्लोजर का मतलब ये वही है तकरीबन। मुझे तो ये वही नजर आ रहा है, क्योंकि क्लोजर बेसिकली प्रॉपर्टी है जो सेट पे लगती है। ठीक है, ये एक सेट का ऑपरेशन है, जिस तरह सेट के ऊपर नहीं लगता, हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशन लगते हैं, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, ये सेट का ऑपरेशन है और इसका सिंबल प्लस का है। जिस सेट के ऊपर आप लगाएंगे उसके साथ आप प्लस लिखेंगे, ये इसका मतलब है। ये भी उसने लगाया हुआ है, ये मैंने अभी आप x प्लस इज इक्वल टू x, let f be a set of relation R, वो फिर उसी तरह उसको सारे x x x और वो सारी चीजें यूनियन कर देगा उसके साथ। सिंपल वही है जी। क्या क्या आ गया यहाँ पे जी साइमन, ठीक कह रही है, ठीक है जी। और कुछ जी? सर टर्नकेट और अल्टर क्यूरीज दो थी, इनमें क्या डिफरेंस है सर? कौन सी? टर्नकेट सर। ट्रंकेट, ट्रंकेट है एक, ठीक है, ट्रंकेट एसक्यूएल। ट्रंकेट टेबल कमांड डिलीट्स द डाटा इनसाइड द टेबल। एक टेबल में जितना डाटा होता है ना वो सारा डिलीट कर देती है ट्रंकेट की जो क्वेरी है। ठीक है, डेल की दूसरी कौन सी कह रहे हैं? दूसरी अल्टर है सर। अल्टर जो होती है ना वो स्ट्रक्चर को चेंज करती है। आपने एक टेबल बनाया था, उसके अंदर आपने फील्ड नेम रख दिया था, उसके फील्ड नेम को बदलना है आपने, ठीक है, तो अब ट्रंकेट से नहीं, वो अल्टर से होगा। ये सर टर्नकेट जो है अब ये डीडीएल बनेगी या डीएमएल बनेगी सर? हाँ, क्योंकि पूरा डाटा ट्रंकेट देखो सारे टेबल के डाटा को उड़ाती है, और डाटा क्या है? रिकॉर्ड्स हैं, तो ये डीएमएल है, 100% ये डीएमएल है। डीएमएल है, ठीक है सर। सर ये रिवाइज करना डीएमएल और डीडीएल सर प्लीज। डीएमएल से मुराद है वो सारी क्वेरीज जो डाटा रिकॉर्ड नहीं होता, जो टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड हैं उन पे ऑपरेशन है। इंसर्ट का, अपडेट का, डिलीट का, सर्च का, ट्रंकेट का, ठीक है, ये सारे ऑपरेशन। और डीडीएल वो तमाम जिससे टेबल बनता है, रिकॉर्ड का तो ताल्लुक ही नहीं है ना। टेबल का बनाना, डेटाबेस का बनाना, प्राइमरी की का डिफाइन करना, रेफरेंशियल की का बनाना, ठीक है, और इंडेक्सेस का क्रिएट करना, टेबल को डिलीट करना, ठीक है, रिलेशन को डिलीट करना, तो ये सारी जो है जिससे सर टेबल को अपडेट करना, फिर ये डीडीएल में आ जाएगा। टेबल को अपडेट करना नहीं, टेबल के स्ट्रक्चर को अपडेट करना। एक है टेबल को अपडेट करना, ठीक है जी सर। टेबल के, अगर आप टेबल के स्ट्रक्चर को अपडेट करना चाहते हैं तो आपको अल्टर कमांड लगानी पड़ेगी। अगर आप टेबल में मौजूद डाटा को तब्दील करना चाहते हैं तो अपडेट क्वेरी लगानी पड़ेगी। अपडेट जो है ये डीएमएल है और अल्टर जो है ये डीडीएल है। दो चीजें है, बस लकीर की एग्जांपल पड़ी हुई है वो दिखाता हूँ आपको। डीबी ब्राउजर, लग करे पढ़ा हो सही। डीबी ब्राउजर फॉर एसक्यूएल सिफर। ये देखिए, ये नजर आ रहा है, ये एक डेटाबेस है मेरी ना, एंड्रॉयड एप्लीकेशन मैंने बनाई है उसका, ठीक है जी सर। नजर आ रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेटाबेस है स्ट्रक्चर, ठीक है, तो आप देखें स्ट्रक्चर के अंदर क्या लिखा हुआ है जी, सारा क्रिएट टेबल, स्टॉक आईडी, इंटीजर, प्राइमरी की, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर इन टेबल्स के अंदर सारा जो है ना वो डाटा नजर आता है, जी ठीक है।
सर। तो ये दो डिफरेंट चीजें होती हैं। एक होता है डेटाबेस और टेबल्स और इन सब का स्ट्रक्चर। ये देखें व्यूज इसमें नहीं जनरेट किए हुए, व्यूज जीरो हैं, ट्रिगर्स जीरो हैं, इंडेक्सेस जीरो हैं, सिर्फ मैंने टेबल डिफाइन किए हुए। आप किसी टेबल पे क्रिएट करेंगे उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर आ गया, फील्ड के नाम कौन कौन से हैं, डोमेन कौन कौन सी है, और यहाँ पर उसने उसको डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। और ब्राउज डाटा पे करें तो उसका डाटा नजर आ जाता है। तो जो चेंज यहाँ पे होनी है ना, ये DDL से होनी है, और जो चीज यहाँ पे होनी है वो सारी DML से होनी है। सर आप किस सिटी में रहते हैं? इसका क्या ताल्लुक है? गुजरांवाला में रहता हूँ गुजरांवाला का नहीं, यहाँ मेरी लेक्चरर की जॉब है बस, ठीक है। हूँ मैं एक छोटे एक गांव का बंदा हूँ, जो बिल्कुल एक टिपिकल गांव से, एक देहाती कल्चर से उठा और अल्लाह के खास और खास करम से यहाँ पे पहुंचा। माशाल्लाह सर, अल्लाह ताला। बिल्कुल प्राइमरी स्कूल टाट थैले पे बैठ के प्राइमरी की, गवर्नमेंट स्कूल से मैट्रिक की, गवर्नमेंट स्कूल से FSC की, ठीक है। किसी यूनिवर्सिटी में जाके नहीं पढ़ सका, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा के, और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया, बहुत 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 करम की बात, सोच भी नहीं सकता बंदा। सर जो लेक्चरर का पेपर आता है वो तो काफी टेक्निकल सर पेपर होता है, इस तरह सीधा साधा तो बहुत मुश्किल है सर। हमने सीधा साधा कहाँ पढ़ा है यार, सीधा साधा तो जितना हमने चीजों को डिस्कस किया है ना, यकीन करें इतनी चीजें मेरा तो नहीं ख्याल के किसी जगह भी डिस्कस की जाती, इतनी सीधी तो हमने नहीं डिस्कस की, हमने काफी चीजें, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हमने, अब देखो ना यहाँ पे मैटर करती हैं आपकी अपनी, ठीक है ना। अब आपने क्लोजर का सवाल पूछा है क्योंकि आपने उसको जानते हैं थोड़ा, या आपका कोई पेपर का एक्सपीरियंस है या जो भी है, ठीक है ना। पढ़ा तो मैंने भी हुआ, पढ़ा 2-4 बच्चों ने और भी हुआ, चैट में कई ने जवाब दिया था। जब कुछ सारे सवाल आपको पेपर में नहीं आते हैं, ठीक है जी। जब मैंने पेपर किया था ना जी, तो मैंने सिर्फ पहले वो सवाल किए जो मुझे आते थे, और उनकी तादाद थी 58 वो क्वेश्चन थे जो मेरे 100% दुरुस्त थे, ठीक है। और वो 100% स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे प्राइमरी की तारीख पूछ लीजिए, नीचे लिखा हुआ जी प्राइमरी की ये होती है, ठीक है जी। अब बाकी 32 की तरफ मैं आ गया, जो बाकी 32 रहते थे ना। अब उन 32 में से मैंने ढूंढने शुरू किए, तो मैंने जब दूसरा राउंड लगाया ना, तो मैंने उनके ऊपर सोचा, मैंने कहा यार इसका जवाब जो है ना बिल्कुल, तो मुझे यानी यहाँ तक याद है 11 क्वेश्चन ऐसे मिले कि जो मैंने सही कर लिए थे, ठीक है, इंटुइटिवली, ठीक हो गया। अब मेरे हो गए 58 + 11, तो मैं चला गया जनाब ना, मतलब 70 की रो में, ठीक है जी। ठीक। अब मेरे पास क्वेश्चन थे 28 थे, या मेरा ख्याल 29 क्वेश्चन मेरे पास बाकी बचे थे, ठीक है। मैंने कहा अगर मैं ये सारे गलत करूँ ना, तो मेरे 4, वो मैंने नंबर काउंट किए बैठ के, ठीक है, सारे अगर मैं गलत करूँ ना, तो ये 4 के हिसाब से आप नंबर लगा रहे हैं जी, तो 7 नंबर मेरे कटेंगे, ठीक है। 28 क्वेश्चन थे, अगर मेरे सारे गलत हो गए तो मेरे 7 नंबर कटेंगे, ठीक है जी। और 71 में से मुझे 7 काट के बाकी बन जाएंगे मेरे 63-64। क्लियर हो गया जी सर। मैंने कहा इतने में मैं शॉर्ट लिस्ट हो जाऊंगा, समझ आ गई बात की या नहीं। और मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता कि 28 सवाल बंदा हल करे और उसमें से 4-5 भी ठीक ना हो, यानी ब्लाइंडली, हमें अन्य बात तो नहीं ना करनी, कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट बंदे का होता ही है ना।
तो इस तरह करके जो है ना वो मैंने पेपर को अटेम्प्ट किया था। और ये बात मैंने सबसे आखिर पे आपको बतानी थी कि आपने असल में अपने पेपर को इस तरह लेके चलना है। यकीन करें जब मैं 58 करके आया था ना तो उसमें से 5 सवाल वो थे जो करने से ही सॉल्व हो गए थे, यानी अगले 58 करने से ना उनका आंसर जी मुझे सर। नजर आ गया था। भी एक दो आंसर में तो डाउट था, ठीक है, जी सर। और वो उसी से मिलता जुलता सवाल आगे आ गया था। मुझे याद है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो 2 सवाल थे ना 3, ठीक। उनका इस तरह का हो गया था रिलेशन ना। भी बंदा 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होता है, आगे उस दूसरी ऑप्शन से रिलेटेड ही सवाल आ गया, तो आपके दोनों क्लियर हो गए ना। जी सर। जब बंदा पास हो जाता है ना जी आयशा, उस वक्त ना मार्क्स नहीं बताते हो, फेल होने की सूरत में बताते हैं। हाँ जी, पास होने की सूरत में ना मार्क्स नहीं बताते। अगर आप फेल हो जाएं, जब मैं 18 के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ था तो उस वक्त मुझे पता चला था कि मैं इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं कर सका था। टेस्ट तो मेरा क्लियर था उस वक्त भी। टेस्ट तो मेरा, मैंने 1 2 3 मैंने जी 3 दफा टेस्ट दिया है, तीनों दफा मेरा क्लियर हुआ है, ठीक है। और मुझे नहीं याद अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने कभी पढ़ के जाके टेस्ट दिया। जो पढ़ा है ना वो ड्यूरिंग द स्टडी पढ़ा है या पढ़ाया है लोगों को। बस एक बात है